नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ होगा। झारखंड में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इस योजना में एनपीए खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का ऐलान किया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार 5वीं बार विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। इस बार के बजट में पिछले साल से 3.7% का इजाफा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष का बजट 1,16,418 करोड़ रुपए था। चुनावी साल होने के कारण इस बार योजनाओं पर सरकार का फोकस है। आर्थिक विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.18% वृद्धि के साथ राजस्व आय के 53,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2023-24 से 2030 के बीच हर साल 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। चंपई सरकार ने झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देवघर में गोलगप्पा खाने से 50 बच्चे बीमार, सांसद निशिकांत दुबे ने की मुलाकात। देवघर जिले से बड़ी खबर है। जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के 50 से अधिक बच्चे गोलगप्पे और चाट खाने से बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बंगोड़ा, कटघरी और हुसैनाबाद सहित आसपास के गांव के बच्चे गोलगप्पे और चाट खाने के बाद 50 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग की शिकायत करने लगे हैं। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर सभी बच्चों को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। घटना की जानकारी परिजनों को होते ही अनन फनन में सभी बच्चों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर द्वारा सभी बच्चों का इलाज कर भर्ती किया जा रहा है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार गाँव में ठेले पर बेचने आए चाट और गोलगप्पे वाले का चाट और गोलगप्पा खाने से सभी बच्चे सहित बड़े जिन्होंने ठेले से चाट और गोलगप्पा खाया वह सभी बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। वहीं सभी बच्चे का इलाज जारी है। सदर अस्पताल में अलर्ट मोड पर बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बच्चों से मिलने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे। उन्होंने बच्चों के साथ मुलाकात वाली फोटो भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देवघर के देवीपुर में फूड पॉइजनिंग से अचानक 50 से 60 बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। राशन कार्डधारी लाभुकों को तोहफा, गरीबों को अब दाल के बाद सोयाबीन बड़ी देगी सरकार। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि चंपई सोरेन की सरकार अब राशन कार्डधारी को सोयाबीन बड़ी भी देगी। उन्होंने कहा कि इसके पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने गरीबों को हर माह 1 किलो दाल देने का फैसला किया था, जो कार्डधारियों को मिल भी रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब चावल और दाल के साथ सब्जी सोयाबीन बड़ी भी सरकार देगी। सोयाबीन बड़ी का लाभ उन राशन कार्डधारियों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आते हैं। सरकार ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,860 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट रखा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन है। सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। काफी गर्म माहौल में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा। सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट रखा। बता दें कि रामेश्वर उरांव ने 5वीं बार बजट पेश किया है। गौरतलब है कि यह 5वीं विधानसभा का अंतिम बजट है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। बीजेपी विधायक कई बार वेल में पहुंचकर हंगामा भी कर रहे हैं। वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इसकी आवश्यकता पर सवाल उठे। सरकार ने जवाब देते हुए इसे जरूरी बताया। बीजेपी विधायक ने इसमें कटौती प्रस्ताव भी लाया। चर्चा के बाद 4,981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। वहीं सोमवार को सदन में वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया है। अनुपूरक बजट पर विपक्ष के लाए कटौती प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व की सरकारें में 11 से 12% सूद पर राशि ली जाती थी। हमारी सरकार ने कर्ज लौटाने का काम किया। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले वित्तीय वर्ष तक सरकार सूद का बोझ ही खत्म कर देगी, ताकि इसका असर राज्य की जनता पर कम से कम पड़े। उन्होंने कहा कि बजट की राशि कितनी
कितनी खर्च हुई इसकी सही जानकारी विपक्ष को होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार अभी तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट राशि का केवल 54% राशि खर्च कर पाई है। यह पुराने आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक सरकार 75,684 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। इस महीने तक 25,000 करोड़ रुपए और खर्च होने की संभावना है। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं, आकाशीय बिजली की भी संभावना। झारखंड में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश के आसार है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह से आसमान में बादल छाए नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने जारी येलो अलर्ट में राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। बारिश के साथ साथ इन इलाकों में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है, लेकिन कल के मौसम शुष्क रहने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। यही हाल 29 फरवरी और 1 मार्च को भी होने की संभावना है। 29 फरवरी और 1 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम फिर अपना मिजाज बदलेगा। 2 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार है। छात्रों के लिए खुशखबरी। तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को हर साल 30,000 की मदद। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि चंपई सोरेन की सरकार ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है। इसके तहत छात्रों को हर साल 30,000 रुपये तक की मदद की जाएगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले को इसका लाभ मिलेगा। डिप्लोमा स्तर वालों को 15,000 और स्नातक स्तर वालों को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किया जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही या गलत, झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी। 28 को फिर होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही या गलत, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने यह कहा कि 28 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की और ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का पुरजोर विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने मुकब्बिल का पक्ष रखा। कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो सकता है, यह शेड्यूल क्राइम नहीं है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। ईडी की कार्रवाई गलत है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें इस बात का जिक्र है, इसलिए यह याचिका मेंटेबल नहीं है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन ली है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार 28 फरवरी को जारी रहेगा। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले में सुनवाई हुई है। कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन का पक्ष रखा। पीडीएस दुकानदारों के कमीशन में प्रति क्विंटल 50 रुपये की होगी वृद्धि। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट में पेश करते हुए बताया कि चंपई सोरेन की सरकार ने पीडीएस दुकानदारों के हित में फैसला लिया है। डीलर कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने बताया कि महंगाई को देखते हुए यह फैसला डीलरों के हित में लिया गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि डीलर कमीशन की राशि बढ़ाए जाने की मांग जन वितरण प्रणाली संघ के द्वारा भी किया जा रहा था। उनका अनुरोध था कि महंगाई को देखते हुए कमीशन की राशि बढ़ाई जाए। 50 रुपये की राशि प्रति क्विंटल बढ़ने से उन्हें मदद मिलेगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से CUJ तक नो फ्लाइंग जोन 3 लेयर की सुरक्षा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 28 फरवरी को रांची पधार रही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वह झारखंड आ रही। उनके आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। रांची पुलिस ने राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया है। उस दिन एयरपोर्ट से CUJ तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा जिस रास्ते से राष्ट्रपति का कारकेट पार होगा उस इलाके में ऊंचे इमारतों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से धुरवा गोलचक्कर, सीटियों, बाला
लोंग गुटवा और ITBP चौक से CUJ मनातू तक 500 मीटर की परिधि में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। इस क्षेत्र में ड्रोन पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पर रोक रहेगी। यह आदेश 28 फरवरी सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नो फ्लाइंग जोन के लिए SDM को पत्र लिखा और सुरक्षा कारणों से ऐसा करने की जरूरत बताई थी। इसके बाद नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यस्थल तक करीब 1000 पुलिस फोर्स के अलावा 45 दंडा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें रेफ, जेप, जिला बल, IRB शामिल है। वहीं कंट्रोल रूम से राष्ट्रपति की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। सभी प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों और दंडा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ड्यूटी में कोई लापरवाही न बरते। DC राहुल कुमार सिन्हा व SSP चंदन सिन्हा पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर स्वयं नजर रखेंगे। सुरक्षा को लेकर DC और SSP ने अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। इस दौरान सुरक्षा का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। अधिकारियों ने राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी हाल में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी रांची को मिलेगा एक नया मेडिकल कॉलेज, बजट की घोषणा करते हुए बोले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार टेरिटरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी। इसके साथ ही रिम्स का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी का स्थापना करेगी। CBI जांच को लेकर तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों का वेल में हंगामा। JSSC CGL पेपर लीक का मामला। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही JSSC CGL पेपर लीक का मामला फिर उठा। तीसरे दिन भी भाजपा के विधायकों ने CBI जांच की मांग को लेकर वेल में हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि यह आखिरी बजट सत्र है। पहले दिन से युवाओं के लिए हम सब मांग कर रहे हैं। CBI जांच की मांग कर रहे सरकार इस पर गंभीर नहीं है। JSSC CGL का मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। सरकार इस मामले की लीपापोती करने में जुटी है। सरकार पेपर लीक कराने के मामले में संलिप्त है। राज्य के युवा सब समझ रहे हैं। भाजपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पूरा राज्य जानना चाहता है कि अलग झारखंड बनने के बाद जो JPSC घोटाला हुआ उसकी जांच CBI से कराई गई थी, उसका हश्र क्या हुआ। विनोद सिंह ने कहा कि अगर सरकारों का संरक्षण नहीं हो तो ऐसे मामले की जांच के लिए एक दरोगा ही काफी है। यह मामला गंभीर है, इसकी जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरी होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी, पोशाक और तेल साबुन देगी सरकार। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी, पोशाक, तेल साबुन और बाल्टी मग देगी। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्री का 1500 रुपये के मात्र किट दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 6 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। मात्र किट के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंदर अलग से 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए यह प्रावधान किया गया है। चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद में बड़ा फेरबदल। आलोक कुमार अध्यक्ष और बजरंग बागड़ा बने विहिप के केंद्रीय महामंत्री। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति एवं प्रियांशी मंडल की बैठक में सोमवार को विहिप के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अयोध्या के कार सेवकपुरम में चल रही 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन अंतिम सत्र में चुनाव के बाद नए अध्यक्ष की घोषणा की गई है। विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्रा निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए थे। उन्होंने सर्वसम्मति से आलोक कुमार के अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की है। अभी तक वे कार्य अध्यक्ष के पद पर थे। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर RN सिन्हा को अभी कोई दायित्व नहीं दिया गया है। अध्यक्ष की घोषणा के बाद संयुक्त महामंत्री बजरंग बागड़ा को केंद्रीय महामंत्री का दायित्व दिया गया है। वहीं केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे केंद्रीय संगठन महामंत्री और केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देश पांडे केंद्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं। इस मौके पर विहिप के पालक व RSS के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी भी उपस्थित थे। कार्य अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों की घोषणा मंगलवार को की जाएगी। जानकारी के अनुसार कई राज्यों के अध्यक्ष व मंत्री बदले जा सकते हैं। विहिप के संविधान के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, फिर वे अपनी नई टीम की घोषणा करते हैं। इसके साथ ही विहिप में प्रमुख पदों पर 2 कार्यकाल से अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। इसी के तहत आलोक कुमार और मिलिंद पांडे के दायित्व में परिवर्तन किया गया है। झारखंड सरकार पर NGT ने लगाया 25,000 का जुर्माना। रामगढ़, बोकारो व धनबाद DC से होगी वसूली। गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT राज्य और जिलावार स्तर पर सुन रहा है। हालांकि संबंधित राज्यों के अधिकारी
ट्रिब्यूनल के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे में एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने दामोदर नदी में प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर झारखंड सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने गंगा नदी की सहायक दामोदर के प्रदूषण रोकने व नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना बोकारो, धनबाद, रामगढ़ के डीसी से वसूला जाएगा। एनजीटी ने गंगा बेसिन जिला के जिला अधिकारियों को प्रदूषण मुद्दे पर अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए और 4 सप्ताह का समय दिया है। एनजीटी का आदेश 20 फरवरी को पर्यावरणविद वकील एमपी मेहता की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है। एमसी मेहता ने गंगा व उसकी सहायक नदियों को औद्योगिक व शहरी कचरा से बचाने के लिए न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप की मांग की थी। मेहता ने यह भी मांग की थी कि जिला अधिकारी जो जिला गंगा संरक्षण समितियों के प्रमुख हैं उन्हें प्रदूषणकर्ता भुगतान के सिद्धांत के तहत प्रदूषण के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा में पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में 7.7% विकास दर का अनुमान। झारखंड सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है। इसके मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की आर्थिक विकास दर 7.1% है। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.7% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में रखी गई रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ। राजस्व वसूली और खर्च दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है और इसके आंकड़े इस वर्ष पेश किए जाने वाले बजट में देखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की विकास दर देश की विकसित दर से अधिक रही है। पिछले 3 वर्षों यानी 2020-21 और 2022-23 के बीच राज्य की जीएसडीपी 8.8% औसत वार्षिक दर से बढ़ी। हालांकि विकास दर में वृद्धि के इस आंकड़े के बावजूद झारखंड में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कोई उल्लेखनीय सुधार दर्ज नहीं हुआ है। साल 2000-2001 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश भर के 28 राज्यों की सूची में झारखंड 26वें स्थान पर था। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश ही इसके नीचे थे। वर्ष 2021-22 में यह 25वें स्थान पर था। केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ही इस मामले में झारखंड से पीछे थे। सीएम उत्कृष्ट स्कूलों में एडमिशन हेतु वेबसाइट लॉन्च। नामांकन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभिभावक। प्रवेश परीक्षा 11 मार्च को। झारखंड में संचालित 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन हेतु अब अभिभावक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। सोमवार को राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने एडमिशन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्र और अभिभावक 3 मार्च तक शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा मेधा क्रम के आधार पर चयन होगा। राज्य में संचालित सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन कराने के लिए दिनांक 19 फरवरी 2024 से आवेदन फॉर्म जमा के लिए जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 3 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के उपरांत मेधा क्रम के आधार पर नामांकन के लिए बच्चों का चयन होगा। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। जिला स्तरीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उत्कृष्ट विद्यालय की 25 सीटों पर हो रहा छात्रों का नामांकन। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में कुल स्वीकृत 75 सीटें में से 25 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों पर मेधावी छात्राओं का इन जिला स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन लिया जा रहा है। इस हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन परीक्षा के माध्यम से चयन की कार्रवाई की जाएगी। ईडी गैंगस्टर प्रिंस खान के रिश्तेदारों व करीबियों की संपत्ति की जांच में जुटा। धनबाद के व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के रिश्तेदारों और करीबियों पर ईडी की नज़र है। प्रिंस खान के खिलाफ ईडी ने ECIR पहले ही दर्ज कर लिया है। अब उसके करीबियों और रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि अभी तक प्रिंस खान ने धनबाद के सैकड़ों व्यवसायियों को फोन कर रंगदारी मांगी है। रंगदारी के उस पैसे का इस्तेमाल उसके परिजन और करीबी भी उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही। वहीं ईडी ने प्रिंस खान उर्फ हैदर के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे शारजाह से लाने की तैयारी में जुट गई है। प्रिंस के प्रत्यय पड़ने की कोशिशें चल रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रिंस खान जिस तरह फोन कर रंगदारी मांगने की घटना को अंजाम देता रहा, उसके पीछे
कई सफेद पोस्ट शामिल है। ये लोग उसे बढ़ावा देते रहे, बदले में प्रिंस से काम लेते हैं। बताया जाता है कि इसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों के नामों का खुलासा नहीं कर रही। नए हत्याकांड के बाद धनबाद से फरार प्रिंस खान शारजाह में छुपा बैठा है। वह वहीं से धनबाद के व्यवसायियों को फोन कर रंगदारी मांगने और फायरिंग करने की घटना को अंजाम दे रहा। धनबाद पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस आशय की जानकारी देकर कार्रवाई का आग्रह किया था। उसके खिलाफ पिछले साल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उर्वशी पांडे ने ग्रहण किया रांची जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का पदभार। उर्वशी पांडे ने सोमवार को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रांची के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर प्रभात शंकर ने उन्हें पदभार सौंपा, साथ ही उनको भविष्य की शुभकामनाएं दी। बता दें कि उर्वशी पांडे झारखंड प्रशासनिक सेवा की चतुर्थ बैच की अधिकारी हैं। इससे पहले वह धनबाद में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थी। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि जिला में पदाधिकारियों के साथ आपसी समन्वय व सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान जिला जनसंपर्क कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित थे। पीएम मोदी ने झारखंड को दी कई सौगातें। लोकसभा के आम चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत झारखंड के 18 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। योजना के तहत झारखंड में 44 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनेंगे। विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत रांची रेल मंडल के 14 स्टेशनों का उन्नयन होगा। 9 सड़क ऊपरी पुल सबवे लो हाइट सबवे का शिलान्यास किया गया। 3 सड़क ऊपरी पुल सबवे लो हाइट सबवे का लोकार्पण भी पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने झारखंड को भारतीय रेलवे से जुड़ी ये सौगातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। रांची मंडल के 14 स्टेशनों का अपग्रेड किया जाएगा। धनबाद रेल मंडल की 20 योजनाओं का पीएम मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। सरायकेला खरसावां के बुरुडी आरओबी का ऑनलाइन उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। जमशेदपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मीटर का ब्यौरा खोलेगा राज, रडार पर आ सकते हैं कई सफेद पोस्ट। सील बंद लिफाफे में वितरण निगम ने ईडी को पूरा ब्यौरा सौंप दिया है। ईडी ने वितरण निगम को नोटिस कर पूछा था कि बड़गई की एक जमीन जिसमें 2 मीटर लगे हुए हैं, वो मीटर किसके नाम से अलॉट है। वितरण निगम के अफसरों ने अब तक इस पर चुप्पी साध ली है। सूत्रों के अनुसार वह मीटर काफी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के संबंधी के नाम से है। वितरण निगम द्वारा भेजे गए ब्यौरों से भी कई राज खुल सकता है। जानकारी के अनुसार वितरण निगम द्वारा सौंपे गए ब्यौरों में जमीन से जुड़े दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी सौंपी गई है। बताते चले कि जब भी कोई बिजली का नया कनेक्शन लिया जाता है तो घर के जमीन के पेपर की फोटोकॉपी, होल्डिंग नंबर भी नया कनेक्शन के आवेदन के साथ संलग्न करना होता है। झारखंड में ईडी के एक्शन के बाद लगातार आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही। इस महीने तक ईडी के ग्रीवांस सेल में 350 से अधिक शिकायतें आई है, लेकिन जिन मामले में शिकायतें प्रिडिक्टिव ऑफेंस के दायरे में आती है उन मामलों में ईडी अलग से इन्फोर्समेंट कंप्लेन इंक्वायरी रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। ईडी जोनल ऑफिस में 3 दर्जन से अधिक केस में अनुसंधान व ट्रायल चल रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।